दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था कॉम्पैक्ट रिकॉनेसेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स फॉर मार्स, संक्षिप्त में क्रिज्म, संबंधित है। ऑप्शंस थे ए नासा, बी इसरो, सी रॉसकॉस्मोस या फिर डी जाक्सा। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए नासा। दरअसल हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह के मल्टी स्पेक्ट्रल मैप्स के पहले हिस्से को जारी किया गया। इसे क्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा बनाया गया है। क्रिज्म एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है और इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट रिकॉनेसेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मार्स है। इसका प्राथमिक लक्ष्य मंगल की सतह पर पानी से संबंधित खनिज अवशेषों की तलाश करना है। आपको बता दें कि नासा का मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी MRO पिछले 16 सालों से क्रिज्म की मदद से मंगल ग्रह पर मिनरल्स की मैपिंग कर रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक या फिर 2035 तक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2030। बीते 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। इस साल इस दिवस की थीम ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू रखी गई है। हेपेटाइटिस का संबंध यकृत में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन से है, जो शरीर के ऊतकों के संक्रमित होने पर होता है। ये विभिन्न प्रकार के संक्रामक वायरस और गैर संक्रामक कारकों की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस 5 तरह के होते हैं, A, B, C, D और E। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी EMRS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये विद्यालय न केवल अकादमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2, इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में की गई। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी EMRS में पढ़ने वाले आदिवासी समुदायों के छात्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना आदि शामिल है। संचार मंत्रालय जनजातीय इलाकों सहित पूरे देश में दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए नोडल मंत्रालय है। गौरतलब है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत वर्ष 1997-98 में की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मकसद दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये विद्यालय न केवल अकादमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए कथन 1 भी सही है। इसका मकसद छात्रों को उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने में सक्षम बनाना है। जिन स्थितियों में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी उसमें शामिल है प्रत्येक ब्लॉक जहां वर्ष 2022 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी हो और ऐसा क्षेत्र जहां कम से कम 20,000 आदिवासी लोग रहते हों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? A महाराष्ट्र, B गुजरात, C केरल या फिर D गोवा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, संक्षिप्त में IIBX को लॉन्च किया। ये देश का पहला बुलियन एक्सचेंज है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इस एक्सचेंज के जरिए योग्य ज्वेलर्स को सोने का आयात करने की अनुमति होगी, जिससे देश में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें सोने और चांदी को स्टोर करने की सुविधा भी होगी। IIBX को स्थापित करने की घोषणा 2020-21 के बजट में की गई थी। आपको बता दें कि गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अपतानी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। बीते 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया।
हर साल ये दिवस प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से मनाया जाता है। स्वदेशी तरीकों से जीवन यापन करने वाले लोग प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से जंगलों और वन्य जीवन के सबसे अच्छे संरक्षक माने जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनूठे तरीकों से संजोकर रखने वाले भारत के कुछ समुदाय हैं। उत्तराखंड में बिश्नोई और वन गुर्जर समुदाय के लोग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी में इदू मिश्मी लोग और निचले सुबनसिरी जिले में अपतानी जनजाति के लोग। इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। अपतानी जनजाति अपनी मछली और धान की संस्कृति सहित बेंत और बांस शिल्प के लिए जानी जाती है। इस जनजाति के लोग तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 के आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी इंग्लैंड या फिर डी श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में आईसीसी द्वारा 2024 से 2027 के बीच होने वाले महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के मेजबान देशों की घोषणा की गई। इसके तहत भारत वर्ष 2025 के आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। गौरतलब है कि इससे पहले 2013 में भी भारत ने महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। बांग्लादेश वर्ष 2024 में महिला टी20 विश्व कप प्रतियोगिता का मेजबान देश होगा, जबकि इसका साल 2026 का संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। वहीं श्रीलंका 2027 के महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टेट्रापॉड शब्द सुर्खियों में रहा है। इसका संबंध है ए चीन द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह, बी 4 पैरों वाली संरचना, सी मेंढक की एक नई प्रजाति या फिर डी जापान में एक ज्वालामुखी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में टेट्रापॉड शब्द सुर्खियों में रहा है। ग्रीक में टेट्रापॉड का अर्थ होता है 4 पैरों वाला, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। 4 पैरों वाली कंक्रीट संरचनाओं यानी टेट्रापॉड को कटाव और पानी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए समुद्र तट के किनारे रखा जाता है। ये बड़ी संरचनाएं हैं जिनका वजन कभी कभी 10 टन तक होता है। इन्हें आमतौर पर एक इंटरलॉकिंग बनाने के लिए एक साथ रखा जाता है ताकि समुद्री तरंगों और धाराओं की तीव्रता को कम किया जा सके। गौरतलब है कि तट की रक्षा के लिए 1940 के दशक के अंत में फ्रांस में पहली बार टेट्रापॉड का उपयोग किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल हाया सोफिया हाल ही में चर्चा में रहा है। ये किस देश में स्थित है? इटली, इजराइल, तुर्की या फिर इराक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। हाया सोफिया तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। ये मुस्लिमों और ईसाइयों दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थल रहा है। दरअसल अपने अस्तित्व के लगभग 1500 वर्षों में ये एक गिरजाघर, एक मस्जिद, एक संग्रहालय के तौर पर रहा है। कुछ दिनों पहले वापस इसे एक मस्जिद के तौर पर खोले जाने के बाद से ये स्थल चर्चा में रहा है। इसे मूल रूप से 537 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम द्वारा कैथेड्रल के रूप में निर्मित किया गया था। ये दुनिया में बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1934 में हाया सोफिया को एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। इसके बाद 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना संक्षिप्त में KLIP पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। KLIP तेलंगाना की एक परियोजना है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इसे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके जरिए गोदावरी नदी के पानी को ऊंचाई वाले स्थानों की ओर प्रवाहित किया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 1853 में, बी 1854 में, सी 1855 में या फिर डी 1856 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1856। दरअसल आज यानी 29 जुलाई को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि है। ये 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों में शामिल रहे। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 में पारित हुआ, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। इसे पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही।
इस अधिनियम के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया था। उन्होंने वर्ष 1850 में विडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ज्यूरिक, बी जिनेवा, सी पेरिस या फिर डी लंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ज्यूरिक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच किया जाएगा। आपको बता दें कि फीफा दुनिया भर में फुटबॉल को विकसित करने वाले एक शासी निकाय के तौर पर कार्य करता है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा बुरखोल्डेरिया सूडोमेली है। ए एक बैक्टीरिया, बी एक वायरस, सी एक कवक या फिर डी एक प्रोटोजोआ। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।